किसान बिल को लेकर के लोकसभा से लेकर के राज्यसभा में हाहाकार मचा हुआ है। शिरोमणि अकाली दल की नेता हरसिमरत कौर ने भी मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया है और इसके साथ ही साथ रामगोपाल यादव ने भी कल बड़ा मुद्दा उठाया, जो समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद हैं। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह भी इस मुद्दे को लेकर के बड़ा बयान दिया है कि पूरे देश के किसान रोड पर आ जाएंगे, सड़क पर आ जाएंगे, उनकी बर्बादी का एक कालम लिखा जा रहा है। इसके साथ ही साथ अखिलेश यादव ने भी ट्वीट किया है कि अगर इसी तरीके से रहा तो किसान मजदूर हो जाएगा। जो किसान खेती करता था, अपने खेत का मालिक था, वह किसान अब मजदूर बन करके इस देश में रहेगा और उसकी स्थिति बहुत बदतर होगी। हमारे साथ राजेश कुमार जी हैं, जो इलाहाबाद के छात्र हैं, छात्र नेता भी हैं और कहा जा सकता है कि सिविल सेवा की तैयारी करते हैं। उनसे हम जानना चाहेंगे इन सब मुद्दों पर कि क्या कुछ है और क्या किसानों की बदहाली होगी या सरकार का ये जो एजेंडा है वह क्या कुछ है। राजेश जी, क्या वजह है कि इसको लेकर के सदन में विरोध हो रहा है बड़े पैमाने पर? देखिए, जो ये बिल लाया गया है पूरी तरीके से ये खेती को उद्योगपति के हाथों में सौंपने का काम है। जिस तरीके से आज पूरे देश का किसान सड़कों पर है और इस बिल का पुरजोर तरीके से विरोध कर रहा है, क्योंकि ये बिल कल आपने देखा अलोकतांत्रिक तरीके से राज्यसभा में जो है पास किया गया। और इस बिल की सबसे बड़ी खामी ये है कि मंडियां समाप्त हो जाएंगी, हमारी एमएसपी समाप्त हो जाएंगी और बिचौलिया मिलके उद्योगपति जो है किसानों की फसल का रेट तय करेंगे। आपने देखा कि 2014 से लेकर 18 तक लगभग 50,000 किसानों ने आत्महत्या की। 2019 का आंकड़ा है लगभग 42,000 किसानों और मजदूरों ने मिलाकर आत्महत्या की। डेली 116 किसान आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अब तो आंकड़ा भारतीय जनता पार्टी दे नहीं रही है। पहले आंकड़े आ जाते थे, अब आपको पता ही नहीं चलेगा कितने किसान की हत्या कर रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं। किस तरीके से आपने देखा जो व्हिप जारी हुआ है, किसानों ने व्हिप जारी कर दिया है। हरियाणा में देखिए, पंजाब में देखिए, उत्तर प्रदेश में पूरी तरीके से लगातार आंदोलन कर रहे हैं। 2019 के चुनाव के पहले लाखों की संख्या में किसान जो है मूत्र पीने के लिए विवश हो गए थे। आप बताइए, आज़ाद भारत में आज जब हमारी अर्थव्यवस्था आईसीयू में है, हमारी जीडीपी -23.9% चली गई है, उपभोक्ता खर्च जो है एनएसओ का जो आंकड़ा आया है पिछले 40 सालों में सबसे कम हुआ है, बैंकिंग सेक्टर हमारा चौपट हो गया है, कहीं ना कहीं इकोनॉमिक्स फॉल डाउन हो गया। कहाँ जाके गिरेगा ये किसी को नहीं पता है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भी -39% हमारी हानि हुई। लेकिन हमारी अर्थव्यवस्था को आज बचाया किसने? किसानों ने बचाया। आज इस वैश्विक महामारी में किसानों के वजह से आज हमको भोजन मिला, किसानों के वजह से हमारे सारे सेक्टर कोलैप्स हो गए थे, लेकिन अर्थव्यवस्था में किसानों का योगदान रहा। तो कृषि प्रधान देश होने के नाते आज किसानों की उपेक्षा की जा रही है। भारतीय जनता पार्टी यह नारा देके आई थी, हम सत्ता में आएंगे, स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट लागू करेंगे, हम जो फसल की लागत का दुगना देंगे, एमएसपी का 1.5 गुना देंगे। लेकिन एक भी रिपोर्ट, स्वामीनाथन आयोग की जो सिफारिशें थीं, एक भी रिपोर्ट भारतीय जनता पार्टी ने लागू नहीं किया। अच्छा, ये बताइए कि इसने बड़े पैमाने पर विरोध हो रहा है, सरकार सुनने के लिए तैयार नहीं है। शिरोमणि अकाली दल की मात्र एक नेता थी हरसिमरत कौर बादल, उन्होंने भी रिजाइन कर दिया है। उन्होंने यह भी कहा है कि यह किसानों के लिए एक बड़ा मौका है जब हम किसानों के साथ खड़े हों, वरना आने वाली पीढ़ियां हमें माफ़ नहीं करेंगी। तो फिर बाकी जो विपक्ष है वह अपनी बात सरकार के सामने मनवा क्यों नहीं पा रहा है? देखिए, जो विपक्ष का आरोप लगता है, जैसे अभी विपक्ष में आपने देखा समाजवादी पार्टी के महासचिव और राज्यसभा सांसद प्रोफेसर रामगोपाल यादव जी ने इस मुद्दे को सदन में उठाया राज्यसभा में। उन्होंने कहा कि जो हमारा 84% किसान है वो मार्जिनलाइज सेक्शन से आता है। आप कह रहे हैं कि हम समानांतर पैरेलल मंडियां आप बनाएंगे। आप उठाकर आप देख लीजिए, जो मंडी जो दाम किसान तय करता था, क्या उसको न्यूनतम समर्थन मूल्य जो एमएसपी है इस सरकार दे पाई? इस सरकार नहीं दे पाई। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारी जीडीपी का
जो कृषि में इस समय हिस्सा है मात्र 12% है। देश आज़ाद हुआ था उस समय कृषि में 50% था जीडीपी का हिस्सा। और भारतीय जनता पार्टी 2014 से सत्ता में आई है, तो 14 से पहले लगभग 17 से 18% हमारी जीडीपी का कृषि में हिस्सा था। तो आज 6% हिस्सा गिर गया। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी जो है किसानों को बंधुआ मजदूर बना देना चाहती है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी का भी बयान आया है। वो लगातार किसानों के मुद्दों को लेकर विपक्ष की भूमिका में है, लगातार लड़ रहे हैं। वो इस बात को बार बार कहते हैं कि कोई भी देश तभी तरक्की करेगा जिसके पास अन्न होगा, ना कि गन होगा। आज हमारे भारतीय मजदूरों की ये स्थिति है। कृषि प्रधान देश होने के बाद भारतीय जनता पार्टी डिजिटल इंडिया का नारा देती है और डिजिटल इंडिया के तहत लाखों करोड़ रुपया लूटकर और विजय माल्या, मेहुल चौकसी जैसे लोग जो है डिफॉल्टर भाग जाते हैं। आज जो है बैंकों का एनपीए 10 लाख करोड़ रुपया से ऊपर हो गया है। और जब डिजिटल इंडिया के तहत आपने देखा जो जियो आया, जियो ने बीएसएनएल को पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया, चौपट कर दिया। तो उसी तरीके से जो ये बिल लेकर आए हैं, एक किसान विरोधी बिल है। एक किसानों को मुआवजा नहीं देगा, किसानों को बंधुआ मजदूर बना देगा। और भारतीय जनता पार्टी की जो इस समय कारपोरेट घरानों का जो एजेंडा है, उसकी निगाहें जो हैं खेती पर पड़ी हुई है। किस तरीके से हम खेती को जो है अपने अंडर में करके अपने यार अंबानी, अडानी और चंद उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए, कारपोरेट घरानों को फायदा पहुंचाने के लिए यह बिल लेकर आई है। इस बिल का पुरजोर तरीके से भारतीय किसान सड़कों पर विरोध कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन है भारतीय मजदूर संघ, उससे भी इन्होंने डिस्कशन नहीं किया। बिना डिस्कशन किए ही ये बिल लेकर आए। आप बताइए, लॉकडाउन में लगभग 12 करोड़ लोगों की नौकरियां चली गई। इस वैश्विक महामारी में जहां 1 लाख केस डेली आ रहे हैं, उसके बाद चोर दरवाजे से बिना चर्चा किए हुए आपने इस बिल को लेकर आया। आपने नई शिक्षा नीति भी इसी तरीके से लाया। नई शिक्षा नीति भी पूरे कारपोरेट एजेंडों के अनुसार है। कारपोरेट घराने के लोग तय करेंगे किसको पढ़ना है और किसको नहीं पढ़ना है। तो भारतीय जनता पार्टी की मंशा साफ है। इस देश के जो बहुसंख्यक आबादी हैं, जो गरीब है, शोषित है, वंचित है, किसान है, मजदूर है, उसको समाज की मुख्य धारा में नहीं लाने का इनका पूरी तरह से एजेंडा है। अच्छा, ये बताइए कि एनपीआर को लेकर के जो कहा जा रहा है कि एनपीआर को लेकर के एक बड़ी दिक्कत है, क्या परेशानी है आप लोगों को एनपीआर में? देखिए, एनपीआर जो ये लेकर आए हैं, अभी इन्होंने सीए कानून लाया। सीए कानून क्या है? सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। ये कानून जो है संविधान विरोधी है। आप ये बताइए, स्वामी विवेकानंद ने 1893 के शिकागो के विश्व धर्म सम्मेलन में कहा था, कोई भी व्यक्ति अगर भारत में आना चाहता है, किसी भी धर्म का है, अगर वो प्रताड़ित है, पीड़ित है, तो भारत जो है उसको शरण देने का काम करेगा। संविधान का आर्टिकल 14 भी यही कहता है, हम किसी नागरिक के साथ कोई भेदभाव नहीं करेंगे। तो भारतीय जनता पार्टी आज रोजगार, पिछले 45 सालों में सबसे बुरी पोजीशन पे हमारा देश है। 12 करोड़ लोगों की नौकरियां चली गई हैं। रोजगार के लिए युवा आज सड़कों पर है। उत्तर प्रदेश के समस्त आयोगों पर आज ताला जड़ा हुआ है और जो आयोग बहाल भी हुए हैं उसके सारे रिजल्ट अभी पेंडिंग पड़े हुए हैं। हमारे या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी ने अभी कहा, हम जो है आपको रोजगार देंगे। आप रोजगार कहां देने जा रहे हैं? जब छात्र, नौजवान विपक्ष की भूमिका में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी और उनके कार्यकर्ता जब सड़कों पर उतरे, तब जाके दबाव में इस सरकार को अपना जो 50 साल का रिटायरमेंट का फॉर्मूला था उसको वापस लेना पड़ा। और रोजगार को भी जो है इन्होंने कहा कि जो वैकेंसियां पेंडिंग पड़ी हुई है हम आप उसको पूरा करेंगे। आप बताइए, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड का गठन हुआ, लगभग 40,000 टीजीटी पीजीटी प्रधानाचार्य के पद खाली हैं, उसको आपने भरा नहीं। उर्दू का लगभग 4,000 पद खाली है, उसको भी नहीं भरा। बड़े पैमाने पर स्वास्थ्य विभाग में भी नौकरियां अभी आपने भरा नहीं। कोविड के समय में आप देना नहीं चाहते हैं। रोजगार आप पूरी तरीके से छीन लिए हैं। अच्छा, ये बताइए राजेश जी, आप इतना बड़ा आंकड़ा दे रहे हैं और सरकार ने 3 लाख लोगों को नौकरियां दी हैं इस 3.5 साल में, आप उसको भूल गए? मतलब सरकार ने बड़े पैमाने पर काम किया है भाई।
जो योगी जी अपना दावा कर रहे हैं, कभी 50 लाख कहते हैं, कभी स्किल इंडिया और डिजिटल इंडिया के तहत 1 करोड़ देते हैं, तो ये तो हवाई लोग हैं। इनकी कथनी और करनी में नहीं, अंतर है। आंकड़ा है। योगी जी ने जो आंकड़ा जारी किया है कि 3 लाख लोगों को हमने नौकरियां दी हैं, उसको लेकर क्या कहेंगे? जो 3 लाख नौकरियों की बात कर रहे हैं, क्या वो वैकेंसी इन्होंने कंप्लीट की है? वो पिछली सरकार समाजवादियों के काम का ही ये केवल फीता काट रहे हैं, पिछली वैकेंसी को ही भरने का काम कर रहे हैं। किसी कारणवश नहीं हो पाया था, समाजवादी लोगों ने 5 लाख लोगों को नौकरी दी। और जो स्वास्थ्य विभाग में दे रहे हैं आप, स्वास्थ्य विभाग में तो प्राइवेट पे है, उसको कैसे माना जाए? और जहां तक बात एनपीआर की आप कर रहे हैं, एनपीआर में जाति जनगणना का कॉलम में ओबीसी की गिनती नहीं। आप ये बताइए, इस देश में मंडल कमीशन लगने के बाद 1931 के बाद से इस देश में ओबीसीओ की गिनती नहीं हो पाई। ओबीसी की गिनती ना हो पाए, उस कॉलम में, एनपीआर के कॉलम में आपका मकान है, मकान में फर्श क्या लगा है, आपका मोबाइल है क्या, पूरा हर एक डिटेल आपका ले रहे हैं, लेकिन ओबीसी की जो है एक गिनती नहीं करना चाहते। आखिर हम भी तो जाने हम आबादी में कितना हैं, इस आप जाने आंकड़ा ये नहीं काफ़ी है। जिस रास्ते पर कांग्रेस का जो स्टैंड था वही भारतीय जनता पार्टी का है। लगभग 5,000 करोड़ रुपया जाति जनगणना पे खर्च हुआ था, लेकिन यूपीए 2 के शासनकाल में इन्होंने रिपोर्ट पब्लिश नहीं की। आप जाति जनगणना कराना क्यों चाहते हैं? आखिरकार हम जाने कि इस देश में सभी को भागीदारी हो। जो भारतीय जनता पार्टी ने समाज में जातियों में खाई पैदा कर दी थी, धर्मों में खाई पैदा कर दी थी, भारतीय जनता पार्टी जानती है जिस दिन जाति जनगणना हो जाएगा उस दिन हिंदू मुस्लिम का डिबेट खत्म हो जाएगा। इस देश का जो 52% ओबीसी तबका है उसको हक और सम्मान मिले, और जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। समाजवादी पार्टी लगातार इस सदन में मांग कर रही है, और वो ये लगातार कह रही है, ऑन द हाउस ऑफ द फ्लोर भी कही है, अगर हमारी सरकार आई तो सबसे पहले हम जाति जनगणना कराएंगे, आबादी के अनुसार हम हक और को सम्मान देंगे, और जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी हम काम करने का काम करेंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी एनआरसी, एनपीआर, सीए कानून लाकर देश के मूल मुद्दों से जनता का ध्यान भटकाना चाहती है। देश की जो बहुसंख्यक आबादी है, आज क्रीमी लेयर ला के उसमें बखेड़ा खड़ा करके ओबीसी को निकालना चाहते हैं। आप आज लेटरल एंट्री के माध्यम से जो ओबीसी, एससी, एसटी माइनॉरिटी है उनके ऊपर हमला कर रहे हैं। अच्छा, ये 50 साल को लेकर के सरकार ने जो एक गाइडलाइन जारी की है कि 50 साल के कितने अधिकारी हैं, उसको लेकर के आपको तकलीफ क्यों हो रही है? देखिए, आप नौकरी का यहाँ आप देख ही रहे हैं कि 40 से 45 साल में कोई भी वैकेंसी होती है तो 10 से 15 साल सरकारें कंप्लीट करवाने में लग जाती है। तो अगर आप प्राइवेटाइजेशन की तरफ जा रहे हैं तो प्राइवेटाइजेशन कोविड-19 के समय जो अस्पताल काम आए वो सरकारी अस्पताल काम आए, और एक कार्य दक्षता की बात कर रहे हैं तो उसमें तो भेदभाव होगा। भाई आप ये बताइए, दौलत जो दिल्ली यूनिवर्सिटी की अभी शिक्षिका हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर रितु सिंह, उनको इसलिए निकाल दिया गया क्योंकि वो स्वतंत्र विचार से जो है अपनी बात को रखती हैं। वो जो है छात्रों के बीच सेकुलरिज्म की बात करती हैं, सोशलिज्म की बात करती हैं, वो रियल इश्यूज पे डिबेट करती हैं। आज उनको बिना कारण बताओ नोटिस के जारी हटा दिया गया। और ये जो जियो लाया गया है, 50 साल का जियो लाया गया है, इसमें कार्य दक्षता तय की जाएगी, इसमें भाई भतीजावाद होगा, इसमें पैसे चलेंगे। आप कौन सा मानक तय कर रहे हैं कि कार्य दक्षता नहीं, हम आपको हटा देंगे? तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का जो एजेंडा है वो साफ एजेंडा है। हम सारी चीज़ों को बेचकर कुछ चंद उद्योगपतियों के हाथों में देश की संपत्ति को रखना चाहते हैं। अच्छा, एक अंग्रेजी को लेकर के जो प्रवक्ता के लिए चयन हुआ था लोगों का, उसमें कहा जाता है कि जो आरटीआई से खुलासा हुआ है, उस खुलासे को लेकर के आप लोग क्या समझ रहे हैं कि क्या ऐसा सभी परीक्षाओं में हो रहा है कि कट ऑफ जनरल की बहुत कम जा रही है, बाकी ओबीसी की 87%, एससी की 81%, इस तरह हो रहा है क्या? देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास देके सत्ता में आई थी, लेकिन इन्होंने सबका साथ तो ले लिया। जब विकास की बात आई तो आबादी में जो ज़्यादा हैं उनको दरकिनार करके, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का रिजल्ट आया है और आरटीआई के माध्यम से जो रिपोर्ट निकाली गई, जो आरोप लग रहे हैं कि 13 सीट ओबीसी के थे उसको क्वालिफाई नहीं कराया गया, 9 सीट अनुसूचित जाति के थे उसको नहीं क्वालिफाई कराया गया, अपनी कैटेगरी में रखा जा रहा। आप बताइए, संविधान ने ही तो हमें आरक्षण का अधिकार दिया था। आज संविधान के बताए हुए आरक्षण के ऊपर आप हमला कर रहे हैं। 69,000 की जो वैकेंसी हुई उसमें गलत तरीके से
एमआरसी लागू करके लगभग 15,000 ओबीसी छात्रों को निकाला गया। आप देखिए नीट के एग्जाम को उठा के देख लीजिए, जब से नीट का एग्जाम में रिजर्वेशन नहीं फॉलो हुआ 10,000 ओबीसी की सीटें लगी हैं। आयोग की जितनी भी वैकेंसी है उसको हमको अपनी कैटेगरी में रख रहे हैं, जो कि संविधान विरोधी है। संविधान प्रदत्त अधिकार पर भारतीय जनता पार्टी हमला कर रही है। ठीक है राजेश जी, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप देखिए, राजेश का स्पष्ट तौर पर कहना है कि जो लोगों के लोकतांत्रिक अधिकार हैं, नौकरियां, जैसे नौकरियां मिलनी चाहिए, बेरोजगारी खत्म होनी चाहिए, इन मुद्दों पर काम नहीं हो रहा है। आयोग जो है वह भी बेहतर काम नहीं कर पा रहा है। कटाव को लेकर के एक बड़ी समस्या यह है कि जो कटाव जारी किए जा रहे हैं, वो जो आरटीआई से खुलासे हो रहे हैं वो बड़े चौंकाने वाले हैं, और इसको लेकर के सरकार कटघरे में खड़ी है। और सरकार को यह बताना भी होगा कि आखिर आयोग इस तरीके से अगर काम कर रहा है तो उस पर सवाल उठेंगे, और उसको लेकर के सरकार क्या नीति तय करती है। फर्क इंडिया के लिए अखिलेश की